सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, नैब ने हार मानने से इनकार कर दिया है और शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब की जो ज़मानत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से किस तरह रिलीफ मिलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और असद खरल साहब तो ख़ुद बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट पेश होते रहते हैं, इनसे इस बारे में भी बात करनी है। खरल साहब ये भी बताएं, लेकिन साथ जो राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला है, क्या नैब ने अब उनकी अहलिया, बेटी, दामाद, उनसे भी तहकीकात का फ़ैसला कर लिया है आमदन से ज़्यादा असासों के बारे में? और उनके जो प्लॉट्स हैं, बिस्मिल्लाह सोसाइटी में उन्होंने प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, कई फैसलाबाद में दुकानें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, RSK लिमिटेड में सरमायाकारी से मुतल्लिक इनसे पूछा जाएगा। तो ये कोई इतने सादा लोग तो नहीं है कि इन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ना रखा हो। खुद राना सनाउल्लाह साहब वकील, वज़ीर रहे, सारे अकाउंटेंट्स, ये सब इनकम टैक्स, FBR, ये सब मामला थी। समझते हैं क्या इतना आसान होगा कि जनाब ये आमदन से ज़्यादा सासे इन्होंने बड़े आराम से बना लिए होंगे? इन्होंने सब कुछ पक्का काम किया होगा। देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जब उनके ऊपर इल्ज़ाम आया और ये पनामा के हवाले से एक इंटरनेशनल स्कैम आया, तो असम्बली के अंदर आपने देखा था मशहूर ज़माना उनकी जो स्पीच थी और कौम से जो खिताब था, ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो ज़राए, और बड़ी तरतीब से इस तरह कागज़ वो रखते जा रहे थे। और आज तक असम्बली के रिकॉर्ड में वो कागज़ कहीं हैं। यानी इस हद तक अदाकारी और वकील ने अदालत में क्या कहा कि जी वो नहीं, वो सियासी बयान था, वो सियासी पार्लियामेंट को छोड़ दे। ये ऑन रिकॉर्ड कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने। हाँ जी, कि जनाब वो तो सारा छोड़ दे। अच्छा, अगली बात, उनके बेटे हुसैन नवाज ने जो बातें की, उनकी साहबजादी जो जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, फिर 1485 के नाल अचानक से आ गई और पौने 1 अरब तकरीबन 94-90 करोड़ जो तोहफा मिल गया, और फिर बाहर से शेयर और इधर से उधर से गैर मुल्कियों के उनकी तरफ से अचानक जो है बारिशें होनी शुरू हो गई। उनकी गाड़ी जो है सस्ती बहरहाल 1 करोड़ की थी और 5 करोड़ की बिक जाती है। ठीक है ना, जो गिफ्ट मिलती है और किस तरह होता है सारा मामला। अब मामला ये है कि जो आप बात ये कर रहे हैं ना कि शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की ज़मानत जो हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैंने कल ही कह दिया था कि नैब उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस ज़मानत इनकी जो है ख़ारिज करने के लिए वो जा रहा है। वो तो ज़ाहिर बात जाएगा। दूसरी बात ये आपने कहा कि राना सनाउल्लाह, उनका दामाद, एहलिया, बेटी के जो असासे हैं, जो आपने कुछ तफसील बताई शॉर्ट सी। एक राना सनाउल्लाह का प्लाजा स्कैंडल एक बड़ा मंजरेआम पे आया था, बड़ी मीडिया की हेडलाइन जीनत बना। आज तक बताएं क्या वो प्लाजा गिर गया? नहीं, कुछ भी नहीं। उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? अब भी PTI की हुकूमत है, पहले तो चलें इनकी हुकूमत उस वक्त भी नहीं थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के जो कब्ज़ों के हवाले से बड़ी बड़ी दास्तानें आईं फैसलाबाद के हवाले से, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। फिर उसके बाद वो एक अदरीस नामी बेचारा शख्स था जिसके ऊपर टार्चर हुआ और कब्जे हुए, वो भी उसकी फुटेजेस भी आई, कत्ल के उसके ऊपर। फिर चौधरी शेर अली जो आबर शेर अली के वालिद साहब हैं, उन्होंने उनके बकौल कि कितने लोगों के कत्ल किए इन्होंने, उसके ऊपर कोई बात हुई नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं कि इतने सादा, वाकई इतने सादा लोग नहीं हैं। राना सनाउल्लाह साहब, क्या आप इतने भी वो वकील भी हैं, क्या इतने बेवकूफ़ हैं कि वो कोई भी जो काम करेंगे उसका फुटप्रिंट कोशिश तो करेंगे कि ना रहे? लेकिन मामला ये है कि सिंपल सी बात है, राना सनाउल्लाह साहब MP है, और उससे पहले क्या थे, जब से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। हाँ जी। और उनकी अहलिया, उनके भाई, उनके वालिद, इनके MPA बनने से पहले उनकी कितनी जायदाद थी, इनकी बेटी, इनके दामाद, ये सारे जो लोग हैं, जब राना सनाउल्लाह साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, उससे पहले राना साहब की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कितनी थी, कितने बड़े केसेस के अंदर उन्होंने फ़ीस ली, या कौन कौन से केसेस के अंदर वकालत आपने करते उनको देखा? मैंने तो नहीं देखा, मुझे नहीं पता, याद होगा कोई, जब से मैंने देख रहा हूँ कि वो सियासत में ही हैं। कभी वो वज़ीर हैं, कभी वो MP हैं, कभी पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं। तो जाहिर बात है, मैंने तो केस उनको करते नहीं कभी देखा, या कोई बड़े बड़े केस उनके कोई क्रेडिट पे हों कि जनाब इसमें इतने 5 करोड़ ले ली, इसमें 10 करोड़ ले ली। नहीं, अदालतों में नहीं पेश। अच्छा, अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक मनशियात का केस भी आ गया। मनशियात के जो स्मगलर हैं उनसे राबतों के हवाले से वो केस एक अलहदा से चल रहा है। अभी उसका फैसला तो नहीं हुआ, उसमें बरी नहीं हुए, अभी उसमें एक सज़ा नहीं हुई, वो ट्रायल चल रहा है। तो ये जो असासा जात का केस है, जो कुछ तफसील आपने बताई, एक लंबी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 41 के करीब है प्रॉपर्टीज़ राना सनाउल्लाह साहब और उनके जो अजीज़ो कारब की। फिर आगे बेनामीदार हैं, फिर एसोसिएट्स हैं। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ें हैं उसामा साहब, उन्होंने सिर्फ दिखाना है कहाँ से इन्होंने पैसे कमाए। तो मामला सिर्फ 2 + 2 = 4 है कि आपकी तनख्वाह
एज ए MPA या मिनिस्टर कितने % प्रिविलेज मिलते थे और आपके अखराजात कितने थे, और ये आपकी आमदन थी और ये आपके अखराजात थे, और ये जो फिर जायदादें हैं ये कहाँ से आई, इसका ज़राए आमदन क्या है, इसका जो सवाल पूछेंगे इसका वो जवाब नहीं देंगे। आप पूछ के देख लें, आप उनको बता दें कि ये लिस्टें हैं, ये आपकी जायदादें हैं, वो कहें नहीं वो इसका मंशियात के केस और उसमें उन्होंने कर दिया और इसका उससे क्या तल्लुक़ है, वो मेरी बीवी के हैं, वो मेरी बेटी के हैं, वो मेरी जो दामाद। मुझे ये बताएं कि अगर बीवी के आपके असासे हैं करोड़ों अरबों में, तो उसके भाई भी कंगरे तो नहीं होने चाहिए ना, उसके भी तो कम से कम उसका जो शरई हिस्सा है खवातीन को जो मिलता है बेचारी, जब मिला वो भी बहुत सारियों को तो मिलता नहीं है। क्या उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या असासे उनके भाई भी क्या अरबोंपति हैं? क्या उनके वालिद अरबोंपति हैं? क्या आपके जो दामाद हैं उनके भाई वालिद माँ बाप वो अरबपति या करोड़पति हैं? अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वही नवाज शरीफ वाला केस आपके ऊपर अप्लाई होगी। आप बेनामीदार आपके हैं, वो आपके एसोसिएट्स हैं, वो आपके फ्रंटमैन हैं, वो आपके डिपेंडेंट है। तो अगर आप या तो ये साबित करें कि ये मैंने कमाए, ये मैंने फीसें ली, इसमें ये कर, वो बना सकते हैं आप जारी बात है, जो चाहे कर सकते हैं। जंगल का बादशाह होता है, जारी बात है। राणा सनाउल्लाह के ऊपर, साना माल्टन के ऊपर जस्टिस बाकर नकवी साहब ने होगा ना FBR टैक्स रिटर्न, तो वो यही तो वारदात है। मैं कमाता था, मैं मुझे ये बताएं, वो तो 2 + 2 4 करके बनाते हैं, वो आप भरे मैं भरे, कोई भी टैक्स रिटर्न अगर भरेगा तो वो तो आपने उसको कहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो भी आपका अकाउंटेंट है, जो भी आपका टैक्स कंसल्टेंट है, उसको कहेगा भी ये जमत फ्री कर दो, वो बना के वो भर के दे देगा। उस में तो हर चीज़ जस्टिफाइड है। अब ये मामला जो है ये तो वो है जो काला धन है और इसको मुख्तलिफ तरीकों से छुपाया गया है, लेयरिंग की गई। अब मुझे ये बताएं कि जो शरीफ फैमिली के अरबों पर निकले हैं, जो जरदारी के अरबों पर निकले हैं, क्या वो टैक्स रिटर्न में ये चीज़ें तो सारी नहीं थी? टैक्स रिटर्न में तो अपना देंगे ना, टैक्स रिटर्न में तो अपनी चीज़ बताएंगे, अपनी बीवी की बता देंगे, या अगर डिपेंडेंट बच्चा है कोई एक आधा तो उसका बता देंगे, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बताएंगे नहीं वो। और वो जिस तरीके से ये सारी वारदात होती है, मुझे ये बताएं कि क्या आप राणा सनाउल्लाह साहब को फिक्स कर सकते हैं? आप कर सकते हैं फिक्स? ये अपना मंशियात का आपने केस बनाया, क्या होगा? तो कुछ नहीं बनता नजर आ रहा। अच्छा, अभी ये सासाजाद के केस आपने बना के क्या कर लेंगे उनका? कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि आपके इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो या तो उनसे डरते हैं, या कंप्रोमाइज करते हैं, या नाहल हैं, या उनके अंडर काम कर चुके हैं, उनके साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, या वो अगर काम करने वाले लोग हैं तो उनको साइडलाइन किया गया हुआ है। अब मामला ये है कि यही वजह है कि एहसन इकबाल जब वो नैब का मजाक उड़ रहा है, शायद खाकान अब्बासी के केस में नैब का मजाक उड़ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जमानत होना कोई बड़ी अबनॉर्मल बात नहीं है, कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर आप एक मुलजम को पकड़ते हैं तो इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी, हर शख्स का ये कोर्ट ऑफ लॉ जैसे भी बात करेंगे, इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर। जस्टिस रिटायर्ड हैं जावेद इकबाल साहब, उनकी जेर सदारत इजलास होता है, उसमें फैसले होते हैं कि किसके खिलाफ क्या केस बनना है। वो ठीक है, इंक्वायरी ऑथराइज की, इन्वेस्टिगेशन किसकी, बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए बकायदा एक डेलिब्रेशन देखते होंगे ना, वो भी जज रहे हैं कि मैं कहता हूं पहले डेलिब्रेशन जो नैब है उसके नीचे होती है, उसके में DPG होता है, DG नैब होता है रिस्पेक्टिव चैप्टर का, ब्यूरो का, उसके साथ CIT होती है, केस अफसर होता है, डायरेक्टर होता है, IO होता है, सारे लोग होते हैं। वो अपनी डॉक्यूमेंट रखते हैं, पहले CV होती है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप इंक्वायरी होती है, सारी चीज़ें डिटरमिन की जाती है, फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया, हेडक्वार्टर में जाता है, वहाँ पर यही डेलिब्रेशन होती है, चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन नैब, PGA, DPGA, एडिशनल PGA, और वो DG रिस्पेक्टिव डायरेक्टर, केस अफसर, IO, सारे प्रोसिक्यूटर वगैरह, DPGA सारे होते हैं। मामला ये है कि ये तो एक स्टेप हो गया, उसके बाद इन लोगों को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर रेफरेंस। अब रेफरेंस जब फाइल नहीं होता या डिले होता है तो कोर्ट ये कहती है कि आपने मुलजम को जब रेफरेंस फाइल कर नहीं किया तो अगर फर्ज करे वो कल को कोर्ट उसको बरी कर देती है, तो 2 साल या 1 साल अंदर रहेगा, वो कौन जिम्मेदार होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।